बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद इकबाल और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यूके स्टडी वीज़ा प्रोसेस के ऊपर जो है वो वीडियोस बना रहा हूं, बेसिक प्रोसेस से लेके एंड तक। तो आज उसी सिलसिले में एक नई वीडियो लेके हाजिर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो है वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के, जो हम स्टडी वीज़ा के लिए फाइनल एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करते हैं यूके इमिग्रेशन के अंदर, यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन के अंदर। तो उसका प्रोसेस क्या होता है, उसके अंदर किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और वो कैसे अप्लाई होता है, उसके ऊपर जो है ना जब हमने फी वगैरह पे करनी होती है तो वो कैसे करनी होती है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो पहला ये, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जिस तरह हम शुरू में ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करते थे, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती थी। फिर कंडीशनल ऑफर लेटर अनकंडीशनल ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करते थे तो उस वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती थी। फिर उसके बाद हमने कैश के लिए अप्लाई किया तो उस कैश के अप्लाई करने के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत पड़ती थी। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हमने मुख्तलिफ मराहल के अंदर इकट्ठे किए हैं, हमने जो बेसिक प्रोसेस से शुरू किया, आईडी कार्ड, पासपोर्ट से लेके एंड तक तमाम डॉक्यूमेंट्स जितने भी हमने इकट्ठे किए हैं, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स इस वक्त जो फाइनल हम वीजा एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है ना उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। इस वक्त आपके जीरो से लेके एंड तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपके एक्सपीरियंस के रिलेटेड हैं, चाहे वो आपके स्टडी के रिलेटेड हैं, चाहे वो है उसके लिए बैंक स्टेटमेंट है, चाहे आपकी जो है ना वो टीवी का जो है ना वो टेस्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स इस वक्त जो है ना वो वीजा एप्लीकेशन के अंदर जो है ना उनकी जरूरत पड़ती है और उनकी एंट्री होती है। यहाँ पे जो है ना हम उन तमाम डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस देते हैं और इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत होती है। तो इसलिए जरूरी है कि आपका अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स इस वक्त मिसिंग है बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, या किसी भी और कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है जो है ना इस वक्त तक आप नहीं बना सके, तो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आपने अपने कंसल्टेंट को प्रोवाइड करनी है। और अगर आप खुद वीजा अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन खुद अप्लाई कर रहे हैं हम, तो उस वक्त आपके पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए। तो जब आप वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजों को अपने माइंड में रखना होता है कि उस वक्त आपने जो है अपनी एजुकेशन कौन सी शो करनी है, आपने अपना एक्सपीरियंस कितना शो करना है, आपने स्टडी गैप कितना शो करना है उसके अंदर, वो तमाम चीजें जो है ना वो यहाँ पे अप्लाई होनी है और उनका रेफरेंस आपने यहाँ पे देना होता है। तो इसलिए जरूरी है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। यहाँ पे एक अहम चीज वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर जो एक नई चीज ऐड होती है वो होती है बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पीछे हम कंबाइन कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना बैंक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। और सबसे अहम जरूरत वीजा एप्लीकेशन के अंदर जो होती है वो ये होती है कि आपने अपना स्पॉन्सर कौन सा शो करना है। आप खुद अपने स्पॉन्सर हैं, खुद अपने बलबूते पे स्टडी करने आ रहे हैं, या फिर आपके वालिद या कुछ फीमेल स्टूडेंट्स ऐसी होती हैं जिनके ससुर भी स्पॉन्सर हो सकते हैं, आपका भाई भी स्पॉन्सर हो सकता है, कोई भी आपका जो ब्लड रिलेशन का बंदा या फिर जिसका डायरेक्ट रिलेशन, जिस तरह ससुर हो सकता है, आपके खामद हो सकते हैं जिनका डायरेक्ट आपके साथ रिलेशन है, तो वो बंदा आपको स्पॉन्सर कर सकता है। आप के ब्लड रिलेशन के अलावा या डायरेक्ट रिलेशन के अलावा कोई और बंदा आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता। मीन कि ऐसा नहीं हो सकता कि यूके में एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, आपका जानने वाला, आपका दोस्त है, तो आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो आप उसकी स्पॉन्सरशिप पे यहाँ पे स्टडी करने के लिए आ जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये चीजें आपने सारी जो है वो अपने माइंड में रखनी होती हैं। तो उसके बाद जब आप जो है ना स्टेप बाय स्टेप उस एप्लीकेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो वो हर चीज डिटेल के अंदर, आपका यहाँ का एड्रेस, आपका उसका एड्रेस पाकिस्तान का या किसी भी आप अपने कंट्री से कर रहे हैं तो वहाँ का एड्रेस उसको चाहिए होता है। फिर जो है ना वो आपसे जो है ना वो डिमांड करता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो आपने फंड्स प्रोवाइड किए हैं कि वो जेन्युइन है या नहीं है, उसकी डिटेल आपने देनी होती है। कैश लेटर का रेफरेंस, जो कैश लेटर आपको जारी होता है उसका रेफरेंस उसके अंदर ऐड होता है, टीवी टेस्ट ऐड होता है, फिर उसके एक्सपीरियंस, सारी चीजें जो है ना वो वहां पे आपने ऐड करनी होती हैं। अब उसके बाद जो सबसे अहम चीज है जिसके बारे में मैं जरूरी समझता हूँ कि उसकी डिटेल आपको जो है ना अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि कहीं भी, चाहे आपका वीजा कंसल्टेंट प्रोसेस कर रहा है और चाहे आप खुद कर रहे हैं, तो दोनों सूरतों के अंदर आपको उस चीज की इंफॉर्मेशन या उस चीज के बारे में इदराक आपको होना चाहिए। वो सबसे अहम दो चीजें हैं, एक है आपकी IHS फी और दूसरा है आपकी वीजा फी। अब IHS फी जब आप एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं तो एट द एंड जो है ना दो प्रोसेस आते हैं कि आपने IHS कैसे पे करनी है और आपने अपनी वीजा फी कैसे पे करनी है।
तो जो है फिर उसके साथ एक थर्ड चीज आती है कि आपने वीजा स्टैंडर्ड अप्लाई करना है या फिर प्रायोरिटी बेस पे करना है। अगर स्टैंडर्ड बेस पे अप्लाई करना है तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होते, और अगर आपने प्रायोरिटी बेस पे वीजा अप्लाई करना है तो उसके चार्जेस होते हैं। वो किस तरह से करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो पहले सबसे पहला ऑप्शन जो आता है वो होता है IHS फी पे करने का। IHS फी डिपेंड करती है कि अगर आपका कोर्स 2 साल का है तो ज्यादा होती है, और अगर आपका कोर्स 1 साल का है तो वो कम होती है। 470 पाउंड जो है, इससे पहले अभी रिसेंटली तो वो बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट जो जनवरी इनटेक के बाद जो लोग आएंगे उनके लिए जो है ना वो IHS फी और वीजा एप्लीकेशन फी जो है ना वो ज्यादा होने वाली है। तो यहाँ तक अब तक जो है ना, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इससे पहले तक की जो IHS फी थी वो थी 470 पर ईयर, और आप जब 1 साल के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपसे जो फी लेते हैं वो 1.5 साल की लेते हैं, और अगर आप 2 साल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे फी वो 2.5 साल की लेते हैं। मीन कि अगर आप 1 साल का कोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपसे जो है वो 18 महीनों का चार्ज करते हैं, और 18 महीनों की फी बनती है 470 1 साल की, और 235 पाउंड आप उसके अंदर मजीद ऐड कर दें तो वो 7 राउंड अबाउट जो है ना 705 पाउंड के राउंड अबाउट बन जाती है। मैथ की कैलकुलेशन आगे पीछे हो गई हो तो फिर इग्नोर कीजिएगा। तो ये 1 साल की बनती है, और अगर आपकी है 2 साल का कोर्स है तो फिर आपको 470 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 235 ऐड कर देंगे, तो ये आपकी 2 साल के कोर्स की जो है ना IHS फी बन जाएगी। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो है, आप पहले IHS पे करते हैं। IHS पे करने के बाद फिर आप वीजा फी पे करते हैं। तो वीजा फी जो है वो 370 के राउंड अबाउट जो है ना वो बनती है आपकी, तो वो भी आपने पे करनी होती है। अब सबसे जरूरी चीज यहाँ पे जो है वो आपने, जब बहुत सारे लोगों के साथ इशू होता है, मेरे साथ भी हुआ था, मेरे और भी जो दोस्त यहाँ पे आए या जानने वाले आए हैं उनके साथ भी ये इशू हुआ था कि जब हम एप्लीकेशन के लिए ये IHS फी या वीजा फी पे कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें ATM कार्ड की जरूरत पड़ती है। जो हमारा डेबिट कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड होता है उससे हम वो फी पे कर सकते हैं। तो मसला यहाँ पे आता है कि हमारे पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स हैं वो नॉर्मली तौर पे ऊपर जो आपको जो है ना वो लिमिट देते हैं वो बहुत थोड़ी होती है, और उससे आप अपनी IHS नहीं पे कर सकते। वीजा फी का तो फिर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन IHS फी जो होती है उसको आपको पे करने में इशू होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि IHS और वीजा फी जो आपने पे करनी है उससे पहले किसी ऐसे कार्ड का अरेंज कर लें जिसकी लिमिट जो है वो इतनी हो, कम से कम 1 मिलियन लिमिट हो। और वो 1 मिलियन लिमिट, आपको बहुत सारे बैंक ये कहते हैं कि हमारे कार्ड की 1 मिलियन लिमिट है, लेकिन वो आपको ये नहीं बताते कि आप 1 मिलियन तो एक दिन में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जो सिंगल ट्रांसफर आप करते हैं वो आपका है सिर्फ 250, मतलब कि 2,50,000 पाकिस्तानी रुपए आप एक सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जब ये आपने IHS फॉर एग्जांपल आपने पे करनी है तो वो तकरीबन जो है वो 4-5 लाख के राउंड अबाउट बन जाती है अगर आपका 2 साल का कोर्स है। तो उस वक्त जो है आपने जब आपने ट्रांजैक्शन करनी होती है तो वो सिंगल ट्रांजैक्शन तो 2.5 लाख की हो सकती है, तो वो फिर आपको एरर दे देता है और आपकी फी पे नहीं होती। और आपको वो एक एप्लीकेशन आपने प्रोसेस किया तो वो 3 टाइम आपको जो है ना 3 अटेम्प्ट्स आपको अलाउ करता है। अगर आपने 3 ट्रांजैक्शन 3 टाइम आपने कर ली तो फिर उसके बाद आपको सारी एप्लीकेशन दोबारा करनी पड़ती है, और वो बहुत हेक्टिक काम है। तो इसलिए आप जरूरी है कि आपने सबसे पहले ऐसा कार्ड आपने चूज करना है जिसकी बहुत सारे कारोबारी लोगों के पास ऐसे कार्ड हैं, या जो हमारे पास कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं या फिर जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके पास भी कार्ड्स होते हैं जिनकी लिमिट 1 ट्रांजैक्शन की लिमिट 1 मिलियन तक होती है। तो आप उनकी खिदमत ले सकते हैं। किसी अपने जानने वाले का जिसका कारोबारी अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट जिसको बोलते हैं, उसकी लिमिट जो है वो 1 मिलियन, सिंगल ट्रांजैक्शन की 1 मिलियन लिमिट उसकी होती है। तो आप उसकी जो है ना खिदमत ले लें तो आप इस टेंशन से बच जाएंगे। अदरवाइज ये बहुत बड़ी टेंशन है, और मेरा इसी चक्कर के अंदर फी पे करने में 2 दिन लग गए थे और मेरा वीजा थोड़ा सा लेट हो गया था। तो ये चीज आपने जरूर देखनी है कि आपने ऐसे कार्ड का अरेंज करना जिसकी लिमिट जो है वो 1 मिलियन सिंगल ट्रांजैक्शन की होनी चाहिए। तो दूसरा फिर आप उसको IHS पे करते हैं और उसके बाद पे करते हैं जनाब वीजा फी आपकी 370 जो है ना वो पाउंड है। वो IHS पे करने के बाद दोबारा नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर फिर वीजा फी एप्लीकेशन का लिंक आता है, उसके ऊपर आपने वीजा फी जो है ना वो पे करनी होती है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस है, अगर आप उसी वक्त अप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड के लिए या फिर प्रायोरिटी के लिए तो वो उसी वक्त होता है। अगर आप प्रायोरिटी वीजा उसी वक्त कहते हैं कि जी वीजा एप्लीकेशन के अंदर ही जो है ना वो हो जाए तो फिर आपको उसी वक्त वो भी फी पे करनी पड़ती है। और अगर
आपको एक चांस और मिलता है कि आपने शुरू में स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई कर दिया, लेकिन जब आपने बायोमेट्रिक के लिए जाना है तो बायोमेट्रिक पे भी आप अपनी प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं। इनके स्टैंडर्ड पे है तो आप उसको प्रायोरिटी बेस्ड वीज़ा पे लेके आ सकते हैं। उसकी भी फी होती है और वो राउंड अबाउट 1 लाख पाकिस्तानी रुपये थे उस वक्त, जिस वक्त हमने अप्लाई किया था। अब जो है ना पाउंड के रेट के हिसाब से वो थोड़ा बहुत कम हुआ है। तो अब जो है नेक्स्ट फेज के अंदर वो भी बढ़ाने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट फेज में मैंने ये अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है बायोमेट्रिक के लिए और बायोमेट्रिक का प्रोसेस कैसे होता है। ये सारी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना वो तफसील से बताऊंगा। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।